तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग का एग्ज़ाम सामने है, इसके लिए हिस्ट्री, ठीक है, जेनरिक पेपर सेमेस्टर 2। तो हिस्ट्री जेनरिक पेपर सेमेस्टर 2 देख ही लिए होंगे आपने कि सेमेस्टर 1 में कैसा क्वेश्चन आप लोगों का सब टच कर गया था। ठीक है, जेनरिक इलेक्टिव पेपर से जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर दिए थे सब आया था ना। हाँ, तो आता है इसलिए मैं देता हूँ, नहीं आता था तो नहीं दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये था आपका सिलेबस, ये रहा जो आपके क्वेश्चन आएंगे। इसमें प्राचीन इतिहास से लेकर के 1206 ईस्वी तक का इतिहास पूछा जाएगा, और इसी को ध्यान में रख के मैंने ये सारे क्वेश्चन रेडी किए हैं। देखिए, मैं पहले बता दे लेता हूँ आपको। कुल मिला के 11 गो पेज में क्वेश्चन है, मतलब कि 11 प्रकार का क्वेश्चन है। प्रत्येक प्रकार में आपको 3 से 4 टाइप देखने को मिलेगा। ठीक है, और इन सभी का आंसर लगभग लगभग सब में सेम होगा। ठीक है, तो अगर आप एक का आंसर पढ़िएगा तो सब का आंसर आपको मिल जाएगा, और इनमें से किसी भी टाइप से क्वेश्चन आए आपको, ये रहा जैसे पेज नंबर 1। ठीक है, तो आपको एक पेज नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का आंसर लगभग लगभग सेम होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है पेज नंबर 1। इसमें है पहला क्वेश्चन, यूनानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। अगला है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था। ठीक है, मतलब जब इसके बारे में पढ़िएगा तो डेफिनेटली इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सेल्यूकस के बारे में, सिकंदर के बारे में। फिर है आपका यहाँ पे, भारत पर बैक्ट्रियन यूनानियों के आक्रमण के बारे में आप क्या जानते हैं, सॉरी, आक्रमण के बारे से आप क्या जानते हैं या फिर आप क्या जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, भारत पर फारसी आक्रमण का सबसे स्पष्ट और प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है। तो दोस्तों, ये चारों क्वेश्चन आपके सेम टाइप से हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा फारसी वाला थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैंने एक कैटेगरी में एक प्रकार के क्वेश्चन को रखा है। अब दूसरी कैटेगरी का शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे शक्तिशाली सातवाहन कौन था। ठीक है, तो गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी थे। फिर पढ़िएगा कि गौतमीपुत्र सातकर्णी का कौन था, स्पष्ट कीजिए। तो यह सातवाहन वंश का था। सबको इससे क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव यहीं से बन रहा है आपका। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन थे, तो यूनानी थे। इस तरह से आप लोग का यहीं पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी बन रहा है। ठीक है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो सिमुक थे। डिटेल में इसको जान लीजिएगा थोड़ा सा। फिर है आपका, सातवाहन कौन थे, सातवाहनों की उपलब्धियों का वर्णन करें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपके 4 टाइप के क्वेश्चन दूसरे पेज में है। आगे देख लेते हैं तीसरा। तो यहाँ पे हमारा रोमन व्यापारिक मार्ग क्या थे। ठीक है, रोमन व्यापारिक मार्ग क्या था, कैसे आया करते थे। भारत का पहला व्यापारिक नेटवर्क कौन सा था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इंडो रोमन, इंडो मतलब इंडिया। ठीक है, रोमन, इंडो रोमन व्यापार का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बताइए। जो रोमन के साथ हमारा व्यापार रहा, क्या प्रभाव पड़ा, ये बताना है। नेक्स्ट है आपका, भारत और रोमन के बीच व्यापार से दोनों देशों को कैसे लाभ हुआ, ये बताइए। ठीक है, तो देखिए, ये आपके 4 क्वेश्चन हैं पेज नंबर 3 में। फिर आते हैं पेज नंबर 4। तो यहाँ पे मैंने 3 ही क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन तीनों इंपॉर्टेंट हैं। पहला है, हीनयान और महायान में अंतर बताइए। ठीक है, पूछ सकता है हीनयान या महायान किस धर्म से जुड़े हैं, तो बौद्ध धर्म से। ठीक है, फिर है, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का उद्भव पर प्रकाश डालें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हीनयान और महायान क्या है, इसके बारे में बताइए। आगे देख लेते हैं। तो हमारा 5वां टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे, संगम युग के बारे में। ठीक है, संगम युग दोस्तों तमिल साहित्य को ही संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है, और तमिल युग को ही संगम युग के नाम से जाना जाता है। जनरली इसमें 3 गो आता है, एगो चेरो, ठीक है, एगो चोल और एगो पांडे, आप लोग लिख सकते हैं। अगला है कि संगम युग के दौरान समाज और संस्कृति के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में बताइए। सेम क्वेश्चन है रिलेटेड, कि संगम युग के दौरान आर्थिक स्थिति क्या थी, ये बताइए। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जब पढ़िएगा तो सब पढ़ लीजिएगा। फिर है आपका, संगम युग से आप क्या समझते हैं, ये बताइए। संगम युग की विशेषता क्या है, ये बताइए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पढ़िएगा तो इन सभी का आंसर आपको हो जाएगा। इसलिए मैंने एक कैटेगरी में एक टाइप के क्वेश्चन रखे हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम आपको कैटेगरी पेज नंबर नहीं काउंट कराएंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन दिखाएंगे।
इन सभी का आंसर आपको गूगल से मिल जाएगा, ठीक है। गूगल से फाइंड आउट कर लीजिएगा, चाहे अगर आपके पास गेस्ट पेपर या बुक हो तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा, जहाँ से पढ़ना है पढ़ लीजिए। मैं आपको केवल क्वेश्चन दूंगा, आंसर भी मैं दे दिया तो मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और आप लोग फिर उतना मेहनत नहीं कीजिएगा, क्योंकि बना बनाया चीज़ ना आदमी वैल्यू नहीं देता है उसका तो मेहनत आपको ही करना पड़ेगा अल्टीमेटली, क्योंकि एग्ज़ाम आप ही को देना है, ठीक है। अपनी लड़ाई अपने जंग अपनी तरीके से लड़िए। अगला है हर्षवर्धन की प्रमुख विजय कौन सी है, इसके बारे में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हर्षवर्धन कौन थे, राजनीतिक और प्रशासनिक उपलब्धियों का वर्णन करना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हर्षवर्धन की अंतिम विजय कौन सी थी, ठीक है। और अगला है हर्षयुगिन प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, बताइए। अब आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है राष्ट्रकूट के बारे में। राष्ट्रकूट कौन थे, उनकी उपलब्धियों का वर्णन करें। और दोस्तों ये दक्षिण भारत में जनरली राज्य क्या करते थे, ठीक है, अपना राजपाट दक्षिण भारत साउथ इंडिया में हुआ करता था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट कौन थे, प्राचीन भारतीय इतिहास में उनकी भूमिका का वर्णन करें। राष्ट्रकूट का मतलब क्या होता है ये बताइए, ठीक है। ये सभी 5 मार्क्स के आ सकते हैं, छोटे छोटे, और बड़े बड़े सभी आपके लॉन्ग आंसर टाइप में, ठीक है। अब उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि राजपूत और आपका सैन्य प्रणाली से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उत्तरी भारत में राजपूत राज्यों का उदय, राजनीतिक अर्थव्यवस्था और समाज, ठीक है, इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है आपका राजपूत की राजनीतिक और सैन्य प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन गुर्जर प्रतिहार पाल, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट के मध्य हुए त्रिपक्षीय संघर्ष को बताइए। तो यहाँ पे 3 आदमी हैं, पहला है गुर्जर प्रतिहार, दूसरा है पाल और तीसरा है राष्ट्रकूट। इन तीनों के बीच में जो हुआ था त्रिपक्षीय युद्ध या त्रिपक्षीय 3 पक्षों में युद्ध, इसके बारे में बताना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला है राष्ट्रकूटों की राजनीतिक संरचना का विकास किस प्रकार हुआ, ये बताइए। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, विशेष रूप से ये त्रिपक्षीय युद्ध, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, तो हमारा यहाँ पे आता है गजनी के बारे में। गजनी मूवी ना, आमिर खान, याद आ जाता है गजनी। गजनी और गौरी के आक्रमण कर क्या प्रभाव हुआ, ठीक है, भारत पर, ये बताना है। फिर भारत पर मोहम्मद गौरी ने कितनी बार आक्रमण किया, तो 17 बार आक्रमण किया था। और सबसे बड़ा आक्रमण था इसका कहाँ पे, सोमनाथ मंदिर 1225 ईस्वी, ठीक है। हो सकता है पूछ लिया जाए, ये तो पूछ भी सकता है कि कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार। किसने आक्रमण किया, मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। मोहम्मद गौरी कौन था, भारत पर उसके द्वारा आयोजित किए गए आक्रमण पर प्रकाश डालिए, ठीक है। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो ये भी पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन है अंतिम 2 हैं, जिसमें से साहित्य कला युग से है, ठीक है, ये गुप्त काल से रिलेटेड है। और फिर अंतिम बचेगा आपका, तो साहित्य देख लेते हैं। साहित्य और कला के लिए स्वर्ण युग क्या है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि गुप्त काल को भारतीय युग का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, गुप्त काल जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद आपका आ जाता है समुद्रगुप्त, ठीक है। उन सभी में समुद्रगुप्त सबसे महान था, और इसी को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। स्वर्ण युग के दौरान कला कैसे बदल गई, इसके बारे में बताइए। फिर है आपका यहाँ पे कला में स्वर्ण युग कब था, ये बताइए, ठीक है। और कुछ सिक्कों में जो दोस्तों समुद्रगुप्त को बिना बजाते हुए दर्शाया गया है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। गुप्त काल को भारतीय कलाओं का स्वर्ण युग क्यों माना जाता है, इसका वर्णन करें, ठीक है। और गुप्त काल के सबसे महान राजा कौन थे, तो समुद्रगुप्त के, इसके बारे में टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मैंने इंक्लूड नहीं किया है, फिर भी आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि कई बार पूछा भी गया है। अब चलिए हम लोग अंतिम फेज में आते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा गुप्तकालीन स्थापत्य कला के बारे में, आपको 5 नंबर का आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। कौन कौन से मंदिर बनाए इन्होंने, कौन कौन से किला बनाए। अगला है
कला एवं साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल की उपलब्धियों की विवेचना करें। ठीक है। और है आपका मुगल कालीन कला और संस्कृति के बारे में बताइए। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे मेरे पास इम्पोर्टेंट, मेरे दृष्टिकोण से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और डेफिनेटली एक भी क्वेश्चन, मतलब इतना अगर आप क्वेश्चन देख के जाएंगे एक सरसरी निगाह से ही, कम से कम 50 वर्ड प्रत्येक पे पढ़ लीजिएगा। लिखने की तो मैं बात दूर ही कर रहा हूँ, बस पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो इजीली आप लोग एग्ज़ाम में जाकर के लिख सकते हैं। बाकी आप लोग पुराने खिलाड़ी हैं। ठीक है। कहते हैं ना कि शेर बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ, शिकार करना नहीं भूला है ना। आप लोग MA BA BEd वगैरह कर चुके होंगे बहुत से लोग। ठीक है। मैरिज लाइफ में भी आएंगे तो क्या हुआ, हमने पढ़ना छोड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने पढ़ना भूल गया है। फिर से आप लोग इजीली जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, एंड डेफिनेटली आप लोग का बहुत ज़्यादा अच्छा इसमें परफॉर्मेंस रहेगा। बाकी सेमेस्टर 2, 3, 4 सब का मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना हो तो देख लीजिएगा। मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, ज्ञान सागर नाम लेकर सर्च मारिएगा, पेपर का नाम आ जाएगा। ठीक है। बाय। इसका PDF का लिंक आपको जल्द ही वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से इसको फ्री में डाउनलोड करके देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा यार। ठीक है। थैंक यू। बाय बाय।